हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने काफ़ी सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं। काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आ रहे हैं कि सर ये क्या क्या है। तो देखिएगा, पहला जो है सबसे मोस्ट जो है दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और दूसरा है 10th 12th के लिए। ठीक है। बाकी ओबीसी और एससी जो का रिजर्व कोटा है उनके लिए भी है सारे नोटिफिकेशन। हम सबसे पहले आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले वाला हाई स्कूल 12th वाला चलेंगे और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो आयोग ने जारी किया है कि इसकी वैधता क्या रहेगी, कब तक रहेगी। ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तो आपको बता दी थी वैधता, लेकिन लोक सेवा आयोग ने जो है अब नोटिफिकेशन जारी किया है। तो दोस्तों देख लेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल इंटर वाला देखते हैं कि क्या है। उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 28 जून 2000 अधिसूचना है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनित अर्हता नियमावली 2010 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता। दोस्तों लोक सेवा आयोग मतलब उत्तराखंड के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे। इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, इसको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। स्तंभ 1 में विद्यमान जो नियम है, अब उसको पहले पढ़ लेंगे। जो पहला नियम था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ क्लियर होती है कि आपका हाई स्कूल और इंटर दोस्तों ये लोअर पीसीएस और पीसीएस के लिए है। ठीक है। मेन चीज़ तो ये विद्यमान है दोस्तों कि ये विद्यमान नियम है। ठीक। अब ये जो है आपका हाई स्कूल उत्तराखंड से ही होना चाहिए। अब इसमें क्या है, एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम। नियम क्या है दोस्तों, पढ़ेंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। तो दोस्तों समझ चुके हैं आप, सीधी सी बात है कि वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने उत्तराखंड से ही हाई स्कूल और इंटर पास किया होगा। क्लियर हो रखा है दोस्तों दोनों नियम। नेक्स्ट पढ़ लेंगे। परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्थशास्त्र की संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा उनके पुत्र पुत्री समूह के पदों पर आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे आपके माताजी या पिताजी की नौकरी लगी है केंद्र सरकार में, सीधे सीधे समझा रहे हैं सिंपल भाषा में। आपके माताजी या पिताजी की नौकरी है सरकारी केंद्र सरकार में है, जैसे दिल्ली में है या छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, चंडीगढ़ में है। आपके माताजी पिताजी जो है नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो है आपका दोस्तों उत्तराखंड का। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर माताजी पिताजी सरकारी नौकरी में नियुक्त हैं या आर्मी में है, अर्धसैनिक बल में है, किसी भी चीज़ में है और वो जो है बाहर कर रहे हैं, तो आप लोग भी बाहर ही रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, या आजीविका कमाने हेतु राज्य से बाहर निवासित हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसका भी एक कोई डाटा लगता होगा दोस्तों, तो वो दिखाना होगा कि कहाँ पर है। ठीक है, वो जमा करना होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ देख लेंगे, परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्य तथा राज्य सरकार अथवा उसके समक्ष अधीन, यहाँ पर तो दोस्तों वही हो गया। अब यहाँ देख लेंगे, उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। परंतु यह और राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह ग के सीधी भर्ती के लिए आवेदन पात्र होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ऐड की गई है, परंतु यह और की राज्य के स्थायी निवासी। ठीक है, राज्य के स्थायी निवासी मतलब आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी है, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, क्वालिफिकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, अगर माताजी पिताजी की नौकरी है तब। ये नहीं कि आपकी माताजी पिताजी की नौकरी नहीं है और आपने हाई स्कूल 10th बाहर से किया तो कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। मैडम के साइन है राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाला देख लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये जो शासन का जो आदेश था, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय सेवाओं में
सेवा योजना हेतु 5% आरक्षण देने के संबंध में। ठीक है, जो बेचारे अनाथ बच्चे होते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या दिया गया है, 5% आरक्षण दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 21/9/2020 को संपन्न बैठक में आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु प्रेषित अध्याचनों में अनाथ बच्चों को उत्तराखंड राज्य में के अंतर्गत 5% आरक्षण अनुमन्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मुझे कहने का आदेश दिया है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समस्त राज्याधीन सेवाओं में अनाथ बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण अनुमय किए जाने का कार्रवाई कष्ट करें। ठीक है, ओम प्रकाश मुख्य सचिव जी का ऑर्डर है, तो वहाँ पर 5% दिया जाएगा। और देख लेते हैं दोस्तों दूसरा कौन सा है। दोस्तों इसको पढ़ेंगे, काफ़ी मोस्ट है दोस्तों, ये जो है 2019 का है। लोक सेवा आयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है दोस्तों, इसे EWS कहते हैं। तो इसको देखेंगे दोस्तों क्या क्या है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो मोस्ट चीज़ है वहाँ पर वहीं पे लेके जाते हैं हम दोस्तों। ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पक्ष में आरक्षण। तो क्या क्या है दोस्तों, थोड़ा सा देखो डीपली पढ़ेंगे। लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उपधारा 4 में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का जिन पर भर्ती की जानी है 10% आरक्षण किया जाएगा। ठीक हो गया। लोक सेवा में और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में उत्तराखंड राज्य के उन स्थायी निवासियों के आरक्षण प्राप्त होगा जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये जो आरक्षण है दोस्तों, SC और ST और जो रिजर्व कैटेगरी पहले से ही होती हैं उनको नहीं मिलता है, ये सिर्फ मिलता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है उन्हीं के लिए मिलेगा, ये है। उसके अलावा दोस्तों ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए व्यक्ति को जिनकी आय जो है वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तो ठीक है, उनके लिए डिप्लोमा उनका जो है ये बनता है सर्टिफिकेट। उसके अलावा दोस्तों क्या क्या है, ये सारे दोस्तों डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है उसके लिए है। अब इसकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यदि उपधारा यहाँ पर क्लियर करेंगे, यदि भर्ती के किसी वर्ष के संबंध में उपधारा के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे रह जाए तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए विशेष भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों जो मोस्ट टॉपिक है वो यहाँ है कि राज्य सरकार उपधारा 1 के अनुसार आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत रूप से लागू रहेगा जब तक वह समाप्त न हो जाए। यदि उपधारा में उल्लेखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा 1 के अधीन ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। अगर आपका चयन दोस्तों सामान्य कैटेगरी में हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो है आपको EWS में आपका सिलेक्शन नहीं दिखाया जाएगा, आपका सिलेक्शन सामान्य में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसे अधीन ऐसे वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ठीक, आपको वो आरक्षण EWS का नहीं मिलेगा। अगर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं तो आप जनरल में ही सिलेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो डेट वगैरह वाला है वो देख लेते हैं, आपको कौन सा है। तो दोस्तों डेट वाला जो है इसमें, क्योंकि काफ़ी बच्चों को दोस्तों लोक सेवा आयोग ने अभी क्लेरिफाई नहीं किया था, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ देख लेंगे। तो दोस्तों एक लेटर ये वाला भी है, ये भी EWS के लिए, थोड़ा इसको देख लेंगे फिर डेट के बारे में बताएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय संपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा गया है साफ साफ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे पढ़ लेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववर्त सत्यापन के साथ साथ आय संपत्ति प्रमाण पत्र का भी सत्यापन कराए जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अंतरिम रखी जाएगी। यदि आप स्वयं एवं संपत्ति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र जाली गलत पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधित पद के विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। देखो पहली चीज़ तो यह है, लास्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन की, ठीक है, उससे पहले का बना होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी यह है, अगर आपने कोई गलत बना रखा है या डॉक्यूमेंट्स को जाली है तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। जब तक आपकी नियुक्ति नहीं होगी जब तक जो है आपका वो जाति प्रमाण पत्र जो भी EWS है वो चेक नहीं किया जाएगा, और बहुत अच्छे रूप से चेक किया जाता है दोस्तों, इसलिए कोई भी धोखाधड़ी के साथ ना बनाएं। उसके अलावा दोस्तों ये कौन बनाएगा थोड़ा देख लेंगे। उपरोक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अधीनस्थ विभागों के अंतर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जनपद के प्रत्येक जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, तो दोस्तों ये लोग जो है आपका डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों ये इस तरीके का प्रमाण पत्र होता है दोस्तों, ये फॉर्मेट है, ये देख लेंगे आप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा, इन्होंने ये दे रखा है कि भर्ती का वर्ष, ठीक है, भर्ती का वर्ष से किसी वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ। ठीक है, अगर भर्ती का जो वर्ष है वो जुलाई से अगर प्रारंभ होता है, जैसे 1 जुलाई से ये वाली भर्तियाँ निकली है लोअर पीसीएस वाली, जुलाई से काउंट होती है एज, ठीक है, एज से है, होने वाली 12 मास की अवधि, ठीक है, मतलब जुलाई से जुलाई,
जिसके भीतर ऐसे रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए अभिप्रेत है। तो इसका मतलब दोस्तों यहीं पे क्लियर हो रहा है कि इनका जो वर्ष की अवधि जो मानी गई है इन्होंने, अगर जुलाई से भर्ती निकलती है तो दोस्तों जुलाई के बाद मतलब एज का, इससे एज का वो भी मान सकते हैं हम कि जो जुलाई से निकली है तो जुलाई तक ये अभिप्रेत है, मतलब माना जाएगा। अगर ये भर्ती जनवरी से निकलती तो जनवरी से जनवरी माना जाता। दोस्तों अभी क्लैरिफाई हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके से ही दिया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, हाई स्कूल का बता दिया, और विकलांगों के लिए भी दोस्तों इन्होंने दे रखा है, और शासकों के लिए, सैनिकों के लिए भी दे रखा है, और सभी के लिए दोस्तों आरक्षण की जो है सारी पीडीएफ इन्होंने अपलोड कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर माइंड में अब भी कोई सवाल तो कमेंट करिएगा, और सभी लोग फॉर्म जरूर भर दिएगा, लास्ट डेट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।